नमस्ते। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही है के बारे में। लेकिन कविता को समझने से पहले जान लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनकी विधिवत शिक्षा कक्षा 9वीं तक हुई थी। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी इनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद ने इन्हें विशेष प्रभावित किया था। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी पुलिस की नौकरी करते थे और वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। 3 वर्ष की आयु में इनकी माताजी तथा 20 वर्ष की आयु पूरी होते होते इनके पिताजी का देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आन पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फैली महामारी में इनके भाई, भाभी और चाचा के साथ साथ इनकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। इन कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने सिद्धांत को त्याग कर कभी समझौता नहीं किया और निरंतर संघर्ष करते हुए शेष परिवार का बोझ उठाते रहे। इनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता और वहीं 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक क्षेत्र में निराला को निरंतर संघर्ष करना पड़ा, जिसकी झलक इनकी कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी कविता जो आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कड़ी है, उसमें 4 कवियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। यही 4 कवि छायावाद के आधार स्तंभ कहलाते हैं। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में छायावाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें यह प्रश्न कि छायावाद के आधार स्तंभ कौन थे, तो इन 4 कवियों का नाम प्रमुखता से आता है। निराला की मुख्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते आदि हैं। अनामिका के द्वितीय संस्करण में लिखी कविता सरोज स्मृति, जो इन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में लिखी थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसी काव्य संग्रह में राम की शक्ति पूजा नामक जो रचना है, वह आज भी लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। निराला की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का समावेश है। उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता और आलंकारिकता भी है। सामान्य रूप से यथार्थवादी कविताओं में उनकी भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता, जिसका शीर्षक उत्साह है, यह निराला द्वारा रचित एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि बादलों से घुमड़ने, बरसने का आह्वान करता है कि वे उत्साहपूर्वक वातावरण की सृष्टि करे, जहाँ एक ओर बादल तपती धरती की प्यास बुझाकर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, वहीं दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को जागृत करने वाला भी है। वहीं दूसरी कविता में कवि ने फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता को व्यक्त किया है, जिसका शीर्षक अट नहीं रही है रखा गया है। फागुन में प्रकृति का अतुल असीम सौंदर्य उसके शरीर में समा नहीं रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता, सरसता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है। इसी सौंदर्य का वर्णन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। तो आइए पहली कविता उत्साह पढ़ते और समझते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरयो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से भीर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ गगन से तात्पर्य आकाश से है। धाराधर मतलब मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल। ललित का अर्थ है सुंदर। विद्युत छवि बिजली की चमक। और मतलब हृदय में। नूतन मतलब नवीन। विकल का अर्थ है बेचैन। उन्मन मतलब जिसका मन कहीं टिकता ना हो, उदास। निदाघ मतलब गर्मी। सकल मतलब सब। अज्ञात अर्थात अनजानी। अनंत आकाश जिसका कोई अंत ना हो। और तप्त का अर्थ है गर्म। आइए अब भावार्थ समझते हैं।
कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल, पूरे आकाश को घेर करके भयंकर रूप से गरजो। कवि आगे कहता है कि ये सुंदर काले रंग के आकाश में घूम रहे बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी बालक की कल्पना में घुघराले बाल लहरा रहे हों। बादल के हृदय में बिजली की चमक छिपी होती है। जिस प्रकार कवि अपनी सुंदर कल्पना से जीवन में नवीनता का संचार करता है, उसी प्रकार बादल भी नवजीवन में नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति की चेतना लेकर संसार को गतिशील करने वाले होते हैं। अर्थात कवि की तरह बादल में भी असीम ऊर्जा भरी होती है। इसलिए कवि बादलों से फिर से कहता है कि अपने वज्र से कठोरता तथा शक्ति के साथ कविता की तरह नवीन भावनाएं और कल्पनाएं लेकर लोगों के जीवन में वज्र से कठोरता भर दे, अर्थात क्रांति की चेतना उत्पन्न कर दे। कवि बादलों का आह्वान करते हुए आगे कहता है कि हे बादलों, आकाश में आच्छादित होकर गर्जना करो। इस संसार में सभी लोग गर्मी की अधिकता के कारण बहुत व्याकुल हैं। गर्मी से बेचैन लोगों का मन कहीं नहीं टिकता है। संपूर्ण मानवता इस गर्मी से दुखी है। ऐसी स्थिति में किसी अनजानी दिशा से आकर आकाश में छा जाने वाले बादलों, अपनी मूसलाधार वर्षा से इस तपती धरती को शीतलता तथा मानवता को सुख शांति प्रदान करो। हे बादल, गरजो। इस प्रकार कवि बादलों का आह्वान कर लोगों के जीवन में नया उत्साह लाना चाहता है। आइए अब निराला द्वारा रचित फागुन मास की सुंदरता पर लिखी अगली कविता अट नहीं रही है पढ़ते और समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यहाँ अट का अर्थ है प्रविष्ट होना, समाना। आभा से तात्पर्य शोभा से है, तन मतलब शरीर और नभ का तात्पर्य आकाश से है। वहीं उर का अर्थ है हृदय, मंद गंध मतलब धीमी धीमी सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर और पट का अर्थ है समा नहीं रही है। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास में प्रकृति का अतुल असीम सौंदर्य उसके शरीर में समा नहीं रहा है। चारों ओर सुंदरता, कोमलता और सरसता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है। फागुन माह में प्रकृति पता नहीं किस प्रकार सांस लेती है कि विश्व का कण कण सुगंध से भर उठता है। अर्थात फागुन मास में चारों ओर सुगंध व्याप्त रहती है और सांसों में बस जाती है। इसी सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगता है और प्राकृतिक सौंदर्य को अनेक प्रकार से व्यक्त करता है। कवि आगे कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य का आकर्षण इतना प्रबल है कि उससे आँख हटाने का प्रयत्न करने पर भी आँखों में वही समाया रहता है। कवि फागुन मास के इस सौंदर्य को देखकर कहता है कि इस वसंत ऋतु में पेड़ पौधों की डालियां पत्तों से भर जाती हैं, उन पर कहीं हरी और कहीं लाल कोपलें फूटने लगती हैं। विविध रंगों के फूल खिलकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति के हृदय पर धीमी धीमी सुगंध से युक्त सुंदर फूलों की माला शोभायमान हो रही हो। अर्थात फागुन मास की इस वसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधित फूल अत्यंत सुंदर लगते हैं। पुष्पों की सुगंध और उनकी सुंदरता सभी जगह व्याप्त होती है। यह सुंदरता इतनी अधिक होती है कि किसी की भी सीमा में समाती नहीं है। यह प्राकृतिक सौंदर्य असीम और अवर्णनीय है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति चित्रण करके अपनी प्रकृति प्रेम को प्रस्तुत कविता में दर्शाने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।